नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8वीं परीक्षा के लिए साइंस से ऐसे 20 वीवीआई क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे: कोशिका, कोशिका भित्ति, उत्तक या कोशिका झिल्ली। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कोशिका। ठीक है, कोशिका की खोज, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1665 ईस्वी में, डेट भी आपको याद रखना है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो इसका आंसर देना है आपको शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधातु जो सबसे कठोर होता है। एक अधातु जो सबसे कठोर होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे: आयोडीन, गंधक, नाइट्रोजन, हीरा। ठीक है, देखिए हीरा एक ऐसा अधातु है जो सबसे कठोर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर ए और दूसरा क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर, बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि है। बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि है। 4 ऑप्शन इस प्रकार रहेंगे: प्रतिरक्षी, प्रतिजैविक, रोगजनक, रोगवाहक। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजैविक। ठीक है, प्रतिजैविक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसे जीवाणु की खोज की थी जो ब्रेड मोल्ड को खत्म कर देता है। ठीक है, उन्होंने उसका नाम क्या दिया? पेनिसिलिन दिया। याद रखिएगा, पेनिसिलिन विश्व का पहला प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक। ठीक है, विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ऑप्शन है यहां पर क्रोमियम, चांदी, जिंक, टीन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया जिंक। ठीक है, जिंक जो है जंग रोधी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे: थायरोक्सिन, लैंगिंग हार्मोन, इंसुलिन और एड्रिनेलिन। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैंगिंग हार्मोन। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है? लैंगिंग हार्मोन कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे: चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपका चुंबकीय बल। देखिए, चुंबक के द्वारा पिनों पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पेशीय बल। देखिए, मांसपेशी द्वारा लगाया गया बल को हम क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। मांसपेशी द्वारा लगाया गया बल, जैसे कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, घोड़े द्वारा तांगा खींचना, ये सब पेशीय बल का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, न्यूटन के कथनानुसार प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रत्येक वस्तु
दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पेड़ से गिरता हुआ आम, पेड़ से गिरता हुआ आम, नल से गिरता पानी, ठीक है, ये हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आपका स्थिर विद्युत बल। देखिए, कंघी को बालों से रगड़ने पर वह आवेशित हो जाता है। कंघी को बालों से जब हम रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक लाने पर वह कागज के टुकड़ों को पर स्थिर विद्युत बल लगाता है। इसी कारण कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी से चिपक जाते हैं। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से सीधे संपर्क या स्पर्श के बिना बल लगाया जाता है। इसे ही स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपका, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? तो हम कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। इस वीडियो को सबको एक एक लाइक करना है, सबको एक एक लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा, कागज का कप नहीं जलेगा, कागज नीचे से फट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कागज का कप नहीं जलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन, जनन, अनुकूलन या पोषण। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जनन। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या पार्श्व परावर्तन। देखिए, इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। ठीक है, इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण इसका आंसर होगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, रवि फसल का उदाहरण है। रवि फसल का उदाहरण है। देखिए, फसल जो है तीन प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल, रवि फसल या और जायद फसल। ठीक है, खरीफ, रवि और जायद। खरीफ जो है जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जैसे धान, मकई, मूंगफली, ये सब। ठीक है, और रवि फसल का अगर बात करें जो शीत ऋतु में बोया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, आलू हो गया, ये सब। ठीक है, और जायद का अगर बात करें जो ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। तो यहाँ पर रवि फसल का बात किया गया है। रवि फसल का उदाहरण है, ऑप्शन में है धान, मकई, गेहूं और सोयाबीन। ठीक है, रवि फसल जो शीत ऋतु में बोया जाता है, गेहूं, चना, आलू, ये सब। तो ऑप्शन नंबर सी में गेहूं है, तो गेहूं इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी या बुध या बृहस्पति या शुक्र। इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, चलिए अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो आपको आंसर देना है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका बुध। अगर पूछा जाए नजदीक का ग्रह, नजदीक का ग्रह अगर पूछा जाए तो अभी आपको आंसर देना है बुध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्रह की परिक्रमा करने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, एक क्या है? ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, और इसके चारों ओर चंद्रमा क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। इसके चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा क्या कर रही है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ए और बी दोनों होगा।
जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लास्टिक अवशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। 4R सिद्धांत क्या कहलाता है? आपको 4R सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रित कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए। यह हो गया आपका 4R सिद्धांत। 4R सिद्धांत क्या कहलाता है कि प्लास्टिक का उपयोग कम करें, दूसरा हो गया पुनः उपयोग कीजिए, तीसरा हो गया पुनः चक्रित कीजिए और चौथा हो गया आपका पुनः प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ध्यान दीजिएगा, उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना और पुनः प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर टीन के 2 डिब्बों और डोरी से बने खिलौने टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। ठीक है, इनमें ध्वनि का संचरण होता है। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इनमें ध्वनि का संरचन होता है वायु के माध्यम से, डोरी के माध्यम से, पानी के माध्यम से, डिब्बे के माध्यम से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 टीन है। ठीक है, टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौने टेलीफोन। ठीक है, ऐसे टेलीफोन हम खेलते थे। ठीक है, जब छोटे थे तब इस समय इस प्रकार से हम लोग खेलते थे। जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तो दूसरी बात यहां से अगर कोई बोलेगा तो यहां तक सुनाई देगा। ठीक है, तो इस दूसरे की बात सुनाई देती है तो इनमें ध्वनि का संचरण होता है। किसके माध्यम से होता है? वायु के माध्यम से या डोरी के माध्यम से या पानी के या डिब्बे के। ठीक है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डोरी के माध्यम से होता है। ठीक है, डोरी के माध्यम से जो बात है हम सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये सही है। असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि इसका उल्टा, ये भी सही है। चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी सही है। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये गलत है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सही है। और इसका उल्टा यहां पर लिख दिया है, देखिए, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, यहां पर प्रतिकर्षित करती है और यहां पर क्या है, आकर्षित करती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाराइड नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर आर्सेनिक, पारा, फास्फोरस और सीसा। तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनोपाराइड नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाते हैं? आपको याद रखना है, आर्सेनिक। नेक्स्ट है यहाँ पर रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? पेट्रोल का या डीजल का या सीएनजी का या मिट्टी का तेल? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सीएनजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेड यानी कि डबल रोटी या इडली। ठीक है, ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता के कारण फूल जाती है, या पिसना, या ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, या फेंटने के कारण। तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु द्वारा, जल द्वारा और भोजन द्वारा या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, तो क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग,
ठीक है, संचरणीय रोग या असंचरणीय रोग या मानव रोग या उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है संचरणीय रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका 20 वीवीआई क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।